नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों की तैयारी के लिए आपकी सुविधा के अनुसार हमने एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसमें हम आपको निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। उसी क्रम में हमने अब तक अपनी 2 क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने अजमेर के चौहानों का इतिहास पढ़ा है, जो प्राचीन राजस्थान के प्राचीन इतिहास के टॉपिकों के अंदर आता है। प्रमुख राजवंशों में हमने अजमेर के चौहानों को पढ़ा है। अब इसी क्रम में हम अपने प्रमुख राजवंशों को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर का इतिहास आज का अपना प्रमुख टॉपिक रहेगा, रणथंभौर का इतिहास। तो देखिए, रणथंभौर के इतिहास की अपन बात करते हैं तो रणथंभौर का जो इतिहास है, रणथंभौर में 1194 में चौहान वंश की स्थापना। रणथंभौर में 1194 में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने की थी। ये गोविंदराज कौन थे? अपन ने पढ़ा था कि अजमेर में त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 से 1194 तक मोहम्मद गौरी ने कार्यभार किसको सौंपा था? गोविंदराज को। ये वही गोविंदराज है जिससे अजमेर का कार्यभार छीन लिया गया था 94 में, और ये कौन था? पृथ्वीराज का बेटा था। तो 1194 में गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। कहां पर की? रणथंभौर में की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए, रणथंभौर में एक प्रसिद्ध और प्रतापी शासक हुए थे जिनका नाम था रणथंभौर का एक प्रतापी शासक हुआ। प्रतापी शासक था। उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था दोस्तों, शासक का नाम था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था हम्मीर देव चौहान। अब हम्मीर देव चौहान की जानकारी कौन देता है? हम्मीर देव चौहान की जानकारी देते हैं ग्रंथ। हम्मीर देव चौहान की जानकारी देते हैं ग्रंथ। ग्रंथ कितने? 5 कौन से? हम्मीर महाकाव्य, लेखक नयन चंद्र सूरी। हम्मीर हट्ट, लेखक चंद्रशेखर। हम्मीर सुरजन चरित्र, लेखक चंद्रशेखर। हम्मीर रासो 13वीं शताब्दी का लेखक सारंगधर, और हम्मीर रासो 18वीं शताब्दी का लेखक जोधराज। इस प्रकार 5 जो ग्रंथ हैं वो हम्मीर देव की जानकारी देते हैं। पहला है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, इनके लेखक कौन हैं? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। दूसरा ग्रंथ था हम्मीर हट्ट। हम्मीर हट्ट। हम्मीर हट्ट का लेखक कौन है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। तीसरा था सुरजन चरित्र ग्रंथ। तीसरे ग्रंथ का नाम है सुरजन चरित्र। लेखक कौन है? वही चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। अगला है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो ग्रंथ कौन है? सारंगधर। ग्रंथ लेखक कौन है? सारंगधर। ये जो था वो 13वीं शताब्दी का था, और एक 18वीं शताब्दी में और हुआ था हम्मीर रासो, जिसका लेखक कौन था? 18वीं शताब्दी का हुआ था, उसका लेखक था जोधराज। लेखक कौन था? जोधराज। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की। रणथंभौर का एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है कि हम्मीर देव चौहान वीर बालक था। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतापी और वीर था।
इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी तलवार की एक वार से, हम्मीर देव चौहान जब बचपन में थे तो इनकी तलवार की एक वार से हाथी की गर्दन धड़ से अलग कर देते थे, और जब ये मुक्का मारते थे तो इनके मुक्के से ऊंट बिल बिलाकर धरती पर लेट जाते थे। ऐसे प्रतापी बालक थे। और इनकी जानकारी कौन देते हैं? ग्रंथ। कितने ग्रंथ इनकी जानकारी देते हैं? 5। 5 कौन कौन से? हम्मीर महाकाव्य, लेखक नयन चंद्र सूरी, हम्मीर हट्ट लेखक चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र लेखक चंद्रशेखर, हम्मीर रासो 13वीं शताब्दी का लेखक शारंगधर, और अंत में था जो था हम्मीर रासो 18वीं शताब्दी का लेखक जोधराज। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक का हो गया। हम्मीर देव प्रतापी शासक हो गए रणथंभौर के। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणथंभौर था। हम्मीर देव की जानकारी ग्रंथ देते हैं कितने? 5। हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हम्मीर हट्ट, चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर, 13वीं शताब्दी का हम्मीर रासो, शारंगधर, और 18वीं शताब्दी वाला हम्मीर रासो जोधराज। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन देखेंगे कि हम्मीर देव के बारे में एक कहावत भी फेमस है। वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि ये अपनी हट के लिए जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? हम्मीर देव चौहान। ये इतने हटीले शासक थे कि इनके बारे में एक कहावत प्रचलित है। वो क्या है? सिंह सवन सत पुरुष वचन, कदली फले इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात एक बार मैं लिख के बता देता हूं। सिंह सुवन सत पुरुष वचन, कदली फले इक बार, कदली फले इक बार, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात जो सिंगनी होती है वो एक ही बार बच्चा जन्म देती है, और जो सतपुरुष होते हैं वो केवल अपने वचनों पर अडिग रहते हैं। एक बार जो उन्होंने बोल दिया वो उनके वचन होते हैं। और कदली के फल पे, कदली के पौधे पे, कदली के पेड़ पे केले एक ही बार लगते हैं, तथा एक लड़की का विवाह हमेशा एक बार होता है। जो तेल चढ़ाया जाता है वो एक ही बार चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार हम्मीर को इन लाइनों से जोड़ा गया है कि हम्मीर देव चौहान भी जो अपनी बात एक बार कह देते हैं वो दोबारा कभी भी नहीं कहते हैं। इसीलिए सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों ये कहावत किसके लिए फेमस थी? सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट हम्मीर देव चौहान के बारे में कहा गया है। अब देखिए, हम्मीर देव चौहान प्रतापी शासक हो जाते हैं। तो इनके समय जो दिल्ली का सुल्तान था, इधर रणथंभौर में शासक कौन थे? रणथंभौर में थे हम्मीर देव चौहान। और रणथम उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जिस समय रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान शासक थे, उस समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक रहा? 1290 से 1296 तक। 1290 से 1296 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है जलालुद्दीन खिलजी। और इधर रणथंभौर में शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर आक्रमण किए। हम्मीर देव पर क्या किया? आक्रमण किए। कितनी बार किया? 2 बार किए। कब कब? 1291 और 1292। दोनों बार ही क्या रहा? 2 बार इसने आक्रमण किए, इसको जीतने के लिए, पराजित करने के लिए, रणथंभौर पर अपना स्थापत्य जमाने के लिए। लेकिन दोनों बार ही क्या रह जाता है? दोनों बार ही असफल रहा। क्या करने में? रणथंभौर को जीतने में असफल रहा। तो अंत में जब ये जीत नहीं पाया तो ये क्या कहता है कि मैं ऐसे रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। क्या कहा? रणथंभौर दुर्ग जैसे
10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल, सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ये तो वो बात हो गई दोस्तों, बचपन में अपन ने कहानी पढ़ी थी कि एक लोमड़ी थी जो क्या कर रही थी, अंगूरों को झपट रही थी। अंगूर थोड़े ऊपर थे, उसके हाथ नहीं आए तो वो क्या करके चली जाती कि अंगूर खट्टे हैं, मैं खाना ही पसंद नहीं करती। इसी तरह इसने भी क्या कह दिया कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। यहाँ तक हो गया। 2 बार आक्रमण किया मीरदेव पर। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, जिसने मीरदेव पर रणथंभौर दुर्ग को नष्ट करने के लिए 2 बार आक्रमण करता है, 1291 में और 1292 में, लेकिन दोनों बार ही असफल रहता है। तो अंत में कहता है कि रणथंभौर दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। अब क्या होता है, 2 बार आक्रमण कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके भतीजे का नाम था जो इसका दामाद भी था। हाँ बिल्कुल, भतीजा और दामाद एक ही हो सकता है मुसलमानों में। तो देखिए इसका भतीजा और दामाद था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शॉर्ट नाम अपन लिख सकते हैं AK, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1296 में इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करवा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी 1296 में, तथा 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का आदमी था। साम्राज्यवादी नीति का क्या था? आदमी था। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का आदमी था। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है कि अपने राज्य का क्या करे? विस्तार करे। तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत किस पर आक्रमण किए? हम्मीरदेव पर। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर पर आक्रमण किया। आक्रमण किस पे करता है? हम्मीर पे। अब ये हम्मीर पर आक्रमण करता है तो क्यों करता है? इसके पीछे रीजन होना चाहिए ना, बिना बात तो आक्रमण करेगा नहीं। तो इसके कारण थे 4। कारण कितने थे? 4। एक था अलाउद्दीन खिलजी को हम्मीरदेव चौहान ने कर देने से इनकार किया। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो विस्तार करने के लिए ये आक्रमण करता है। तीसरा कारण था चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। चाचा की पराजय का बदला चाचा था इसका जलालुद्दीन खिलजी, जिसने अमीर पे 2 बार आक्रमण किए, 1291 में और 1292 में। दोनों बार असफल हुआ। कहता है मुसलमान के एक बाल के बराबर में रणथंभौर दुर्ग को नहीं समझता हूँ। तो चाचा की पराजय का बदला लेने के लिए भी आक्रमण करता है। और चौथा और सबसे जो मजबूत कारण था वो था कि अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल विद्रोही था। कौन? महमूद शाह, जिसको हम्मीरदेव ने शरण दे रखी थी और लौटाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल विद्रोही था, महमूद शाह नाम का एक आदमी था,
जो डर के मारे, अलाउद्दीन खिलजी के डर के मारे हमीर देव चौहान के पास आ जाता है और ये इसको शरण दे देता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है हमीर देव चौहान ये मेरा दुश्मन है, तू इसको छोड़ दे, नहीं तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। हमीर देव ने कहा मेरे पास शरण लेने आया है, मैं मेरे शरणार्थी को कभी भी उसके दुश्मन के हवाले नहीं करूंगा। तो इस बात पे भी उनके बीच में लड़ाई होने का एक कारण बनता है और ठोस और मजबूत कारण यही बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किए जिसके कारण थे 4। हमीर देव ने कर देने से इनकार किया, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था, और चौथा और सबसे ठोस कारण था हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही महमूद शाह को शरण दे रखी थी, लौटाने से इनकार कर दिया। युद्ध का सबसे ठोस कारण बना। देखिए आगे क्या होता है। अब इसने आक्रमण कब किया, हमीर देव पे आक्रमण कब किया? बिल्कुल ये जो कारण थे ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध किन कारणों को लेकर हुआ था। ऑप्शन में आपको मिलेंगे और सीधा सा ये मिलेगा। पहला कारण ज्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है कि मंगोल विद्रोही महमूद शाह को शरण दे रखी थी, इसी पे आपको टिक लगा देनी है। अब देखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति भेजे। 2 क्या भेजे? सेनापति। एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम था उलुग खां। एक का नाम नुसरत खां, दूसरे का नाम उलग खां। 1299 में हमीर देव पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति भेजे, एक का नाम नुसरत खां, दूसरे का नाम उलग खां। इधर से हमीर देव ने भी 2 सेनापति भेज दिए, एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। दूसरे का नाम क्या था? धर्म सिंह। अब क्या हुआ, इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है और दोनों का एक एक सेनापति क्या, दोनों का एक एक मारा गया। दोनों का एक एक मारा गया, लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण के लिए 2 सेनापति भेजे, एक का नाम नुसरत खां, दूसरे का नाम उलुग खां। इनका मुकाबला करने के लिए हमीर देव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति तैनात कर दिए, एक का नाम धर्म सिंह, दूसरे का नाम भीम सिंह। क्या होता है, भयंकर युद्ध होता है, लेकिन दोनों का एक एक सेनापति मारा गया, युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। जब युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला तो 1301 में स्वयं ने आक्रमण किया। 1301 में स्वयं ने आक्रमण किया। स्वयं कौन? खुद अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा मैं आपको साइड में ले चलता हूं। देखिए ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, दोनों चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पे जो दुर्ग बसा हुआ है वो कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग। पहाड़ी पर जो दुर्ग बसे होते हैं उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। अब दूर से इधर से भी आप देखोगे तो ये दुर्ग दिखाई देता है क्या? नहीं। इधर से देखोगे तो भी नहीं दिख रहा, आप इधर से देखोगे तो भी नहीं दिख रहा, यानी ये दुर्ग पहाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है, छुपा है। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये क्या है? बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि रणथंबोर दुर्ग बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा
रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा? अबुल फजल ने। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब अपन वापस आते हैं 1301 में स्वयं ने आक्रमण किया। स्वयं का मतलब था अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ने आक्रमण किया, बहुत दिनों तक दुर्ग के घेरा डाल के बैठा रहा, लेकिन दुर्ग में चढ़ाई नहीं कर सका। दुर्ग में चढ़ाई नहीं कर सका तो इसके दो सेनापति थे हम्मीर देव के। एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। हम्मीर देव के दो सेनापति थे, एक का नाम रणमल था, दूसरे का नाम रतिपाल था। किसके सेनापति थे ये? हम्मीर देव के। इन रणमल और रतिपाल को क्या कर देता है ये अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी इनको प्रलोभन देता है। प्रलोभन किस प्रकार देता है कि तुम कब तक इसके सेनापति बने रहोगे भाई हम्मीर देव के? तुम एक काम करो, मेरा उद्देश्य रणथंभौर दुर्ग को जीतना नहीं है, मैं केवल इस हम्मीर देव से बदला लेना चाहता हूं, तो तुम मेरे को कोई गुप्त मार्ग बता दो ताकि मैं मेरा बदला पूरा कर लूं। जाते जाते मैं क्या करूंगा, ये दुर्ग तुम्हें ही भेंट कर जाऊंगा। सेनापति लालच में आ गए। इन्होंने क्या किया, इस अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग बताए। गुप्त मार्ग बताए। गुप्त मार्ग बताते ही अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में प्रवेश करता है। दुर्ग में प्रवेश करता है और आक्रमण कर देता है। जब यह आक्रमण करता है तो हम्मीर देव लड़ता हुआ मारा गया। हम्मीर देव लड़ता हुआ मारा गया। हम्मीर देव की पत्नी थी रंग देवी। हम्मीर देव की पत्नी थी रंग देवी, जिसने जल जोहर किया। जल जोहर किया। ये राजस्थान का प्रथम जोहर था। राजस्थान का प्रथम जोहर था। क्वेश्चन आता है, राजस्थान का प्रथम जोहर किस रानी के द्वारा किया गया था? रंग देवी। किसकी पत्नी थी? हम्मीर देव चौहान की। कौन से दुर्ग में राजस्थान का प्रथम जोहर हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए। रानियों ने जोहर किया, हम्मीर देव लड़ता हुआ मारा गया, राजा रानी खत्म, बचे कौन? रणमल और रतिपाल, दोनों सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी इनको राज्य सौंपने वाला कब का था? दोनों की क्या कर दी? हत्या। हत्या कर दी। और इस अलाउद्दीन खिलजी को घायल अवस्था में कौन नजर आता है? घायल अवस्था में नजर आया कौन? महमूद खिलजी, जो इसका मंगोल विद्रोही था, महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी को हाथी के पैरों से कुचला दिया। मंगलो विद्रोही महमूद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। रणथंभौर का इतिहास इसी के साथ खत्म होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी रणथंभौर इतिहास से संबंधित, जो मैं आपको अलग से नोट करवा देता हूं। अब जो महत्वपूर्ण बातें वो ये हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको पूरी तरह से तैयारी करवा रहा हूं ढंग से। आप साथ के साथ अच्छे से बढ़िया एक नई नोटबुक तैयार कीजिए और नोट्स बनाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इन नोट्सों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके। बाकी फिर आपकी मर्जी, हम केवल मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई खुद आपको करनी पड़ती है। रणथंभौर का इतिहास खत्म हो चुका है। रणथंभौर इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ बाहरी घटनाएं हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसकी हम्मीर देव के पिता का नाम था, हम्मीर देव के पिता का नाम था जेत्र सिंह। पिता का नाम क्या था? जेत्र सिंह। इनके गुरु का नाम क्या था? राघव देव।
इनकी पुत्री का नाम था, हमीर देव की पुत्री का नाम था, क्या हो गया, हमीर देव की पुत्री थी जिसका नाम था हमीर देव की पुत्री का नाम था, क्या था, देवल दे। हमीर देव की पुत्री का नाम था देवल दे, जिसने पद्म तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली। जब ये रणथंभौर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के उसमें जाता है, हिस्से में चला जाता है, ये इसको जीत लेता है, तो उस समय अमीर खुसरो इसकी सेना में शामिल था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय पर कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर बन चुका है, अर्थात ये अब इस्लाम के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। यहां तक की कहानी खत्म। एक और आता है, क्वेश्चन आता है सीधा सा कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता था? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग था? वो था झैन का दुर्ग। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है दोबारा से खुद स्वयं, तो उसे पहले झैन के दुर्ग को तोड़ना पड़ता है। जब तक झैन का दुर्ग नहीं टूट पाता तब तक रणथंभौर दुर्ग को कोई आंच भी नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं झैन के दुर्ग को। झैन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कह दिया। और जो उसका सेनापति था रणमल के सिर का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगवाया गया। और रणथंभौर दुर्ग की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का कार्यभार अपने सेनापति या अपने भतीजे उलग खां को सौंप दिया था, उलग खां को सौंपा। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पुराने टाइम में क्या था कि जितने भी दुर्ग हैं आप खुद देखोगे कहाँ पर बने हुए मिलेंगे, वो मिलेंगे पहाड़ों पर। क्यों भाई? पहाड़ों पर उनको ज़्यादा मज़ा आता था। क्या पहाड़ों पे दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? तो पहाड़ों पे दुर्ग बनाने का सबसे ठोस और सबसे मजबूत कारण था, ये है धरातल। पहाड़ होते थे ऊपर और यहाँ बनाए जाते थे दुर्ग। पहाड़ों पर दुर्ग बनते थे, उन दुर्गों को कहते थे गिरि दुर्ग। अब कोई भी सेना आएगी नीचे से, जैसे धरातल से चलती चलती आएगी, अब वो ऊपर चढ़ेगी। ऊपर से एक तो निगरानी बिल्कुल सही रहेगी कि नीचे कौन जा रहा है कौन आ रहा, सब कुछ ऊपर से ढंग से दिखता रहेगा। पहले कैमरे वैमरे का सिस्टम तो था नहीं। तो एक तो ऊपर क्या होता है कि निगरानी रहती है। दूसरी चीज क्या है कि दुर्ग में रहती है 1500 के लगभग सेना। रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन एवरेजन सेना बता रहा हूं 1500। नीचे से दुश्मन की सेना आ गई 60,000 की। अब ये क्या करेंगे, जैसे ये सेना चढ़ने लगेगी ऊपर से मोटा सा क्या डालेंगे? पत्थर। एक पत्थर 10-5 लोगों को लेके बैठ जाएगा। तो ऊपर क्या मिलती है इनको? प्राकृतिक सुरक्षा। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि यहाँ एक तो पेयजल की कमी रहती थी, पेयजल की कमी, और दूसरी थी खाद्य सामग्री की कमी। अब कुछ फायदा था तो कुछ नुकसान भी था। पहाड़ी पर बने दुर्ग को गिरि दुर्ग कहते हैं। यहाँ पर दुर्ग इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर क्या मिलती थी? प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। लेकिन कुछ कमियां थी। एक तो पेयजल की कमी रहती थी, एक रहती थी खाद्य सामग्री की कमी। एक चीज और देखिए, जो दुर्ग होता था उस दुर्ग की दीवार पे ऐसे उभरे हुए
दीवारें बनाई जाती थी। जो दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार होती थी उसे कहते थे परकोटा। दुर्ग के चारों तरफ की दीवार को कहते थे परकोटा। और जो ये उभरी हुई दीवारें होती थी इन्हें कहते थे बुर्ज। इन्हें क्या कहते थे? बुर्ज। बुर्जों में रहते थे सैनिक, और सैनिक क्या करते थे? चौकसी करते थे, निगरानी रखते थे बाहर से किसी भी व्यक्ति के आने जाने की। यहाँ तक की अपनी कहानी हुई खत्म। अब मैं बात करता हूँ, अपन ने इसमें देखा था जौहर और शाखा। राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ कौन सी दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। प्रथम शाखा हुआ किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। ये जौहर क्या होता है? जब भी दुर्ग पे कोई आक्रमण करता है तो दो घटनाएं घटित होती है। जब दुर्ग पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो दो घटनाएं घटित होती है। एक होती है जौहर, एक होती है जौहर, और दूसरी होती है केसरिया। दूसरी होती है केसरिया। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाती है? शाखा। यानी कि जौहर प्लस केसरिया बराबर क्या हुआ? शाखा। ये आधा कार्य और ये भी आधा कार्य, दोनों मिलाकर एक पूरा कार्य हुआ। जौहर होता है जब दुर्ग पर कोई आक्रमण करता है तो दुर्ग की सेना शासक के नेतृत्व में धारण करती है साफा, जिसका रंग होता है पीला या केसरिया। साफे को बाना भी कहते हैं। धारण करती है बाना, जिसका रंग होता है पीला या केसरिया, और युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए चली जाती है। जब ये युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो रानियों को सूचना मिल जाती है कि अपना दुर्ग टूट चुका है। तो रानियां क्या करती है? समूह में अपने आप को जल में, या फिर कह सकते हैं अपन अग्नि में, अपने आप को जल या अग्नि में समर्पण कर देती है। अपने आप को जल या अग्नि में समर्पण कर देती है, तो इस घटना को कहते हैं जौहर। जब दोनों कार्य होते हैं तो वो हो जाता है शाखा। अगर एक कार्य हो और एक नहीं हो तो उसे कहते हैं अर्धशाखा। अर्धशाखा देखिए, राजस्थान में बहुत से जौहर हुए, बहुत से केसरिया हुए, और दोनों कहीं जगह शाखा भी हुए। लेकिन जैसलमेर में लूणकरण भाटी ने केसरिया किया। लूणकरण भाटी ने केसरिया तो किया, लेकिन वहां पर रानियों ने जौहर नहीं किया। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं? अर्धशाखा। इससे पहले दो शाखे हो चुके थे जैसलमेर में, और आधा ये हो गया। अतः जैसलमेर में 2.5 शाखे फेमस हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2.5 शाखे कौन सी रियासत में हुए? जैसलमेर रियासत में। किसके काल में? लूणकरण भाटी के काल में केसरिया हुआ, लेकिन रानियों ने जौहर नहीं किया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते हैं या अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उनके लिए हम ये चैनल तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे आपकी सेवा में। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय जय राजस्थान। नमस्कार।